हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक नया टॉपिक आपका बोहर्स मॉडल। कौन सा मॉडल? बोहर्स मॉडल। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी प्रीवियस बातें कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। यदि याद हो आपको, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखा था, हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखा था, हमने सिंपल आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी देखा। ठीक है, फिर हमने जे थॉमसन मॉडल देखा, फिर हमने उसके बाद देखा था रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल को, ठीक है, के बारे में किसने क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट है याद हो आपको? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो अल्फा स्कैटरिंग था। कैसा था? अल्फा स्कैटरिंग। मतलब सिंपल उन्होंने क्या किया था? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था किस पे? गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, तो उनके कुछ ड्रॉबैक्स आए थे। कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे यदि याद हो आपको? उनके दो ड्रॉबैक्स थे। नंबर वन, एक तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसको? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा था उनका ड्रॉबैक कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके आए हैं नील्स बोहर साहब। इनका पूरा नाम था नील्स बोहर। इन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने ये बोला, इनके कुछ पोस्टुलेट थे। इन्होंने बोला मेरे पोस्टुलेट सुनो पहले, यदि उन पोस्टुलेट को आप मानोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पोस्टुलेट का मतलब सिंपल यही होती है, थ्योरी दी है, यदि आप उसको मानोगे तब तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यदि नहीं मानोगे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। तो लोगों ने ठीक है चलो भाई एक्सप्लेन करो। तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक्स था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके बोहर साहब आए। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। क्या बोला बोहर साहब ने? देखो यहां पे लिखा हुआ है, यदि आप देख रहे होगे यहां पे लिखा हुआ है दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। किसके बेसिस पे? सारा मॉडल क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे है। ठीक है, ऑफ रेडिएशन एंड द क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। और किस पे? क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे डिपेंड है। ठीक है, it gave new idea of atomic structure in order to explain the stability of the atom and emission of sharp spectral line। इन्होंने क्या बोला बोलो? इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन किया, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया, इमिशन ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी बताया। अब ध्यान समझना क्या क्या कैसे किया इन्होंने एक्सप्लेन। तो समझो, जैसे पहला जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड साहब का, वो ड्रॉबैक था कि सिंपल वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इनका मतलब देखो, समझो यहां पे इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था। सिंपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं और ऑर्बिट्स में कौन? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियस कहां रखा होता है? जो न्यूक्लियस रखा होता है वो आपका एक स्मॉल स्पेस में पड़ा होता है। ठीक है, जिसपे क्या होता है बोलो? टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। सिंपल होता है। ठीक है, यही होता है ऑन एन एटम। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान समझना, ये चीज तो हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं उन ऑर्बिट्स को बोलते हैं हम सिंपल फिक्स्ड ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं घूम रहे हो, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा हो, यहाँ नहीं भाई, नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है, समझना, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जब एनर्जी कांस्टेंट होती है तो ऐसे ऑर्बिट को हम बोलते हैं, या सिंपल इसको हम बोलते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये बहुत ही, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिट क्या? स्टेबल ऑर्बिट, है ना। तो सिंपल यहां पे जब एनर्जी कांस्टेंट है, बोलो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर एक पाथ पे। ठीक है, तो एनर्जी क्या है बोलो? रिलीज ही नहीं करेगा। जब एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा तो वो क्या नहीं होगा? न्यूक्लियस पे गिरेगा नहीं। जब न्यूक्लियस पे गिरेगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा बोलो? वो सिंपल सा आपका वहां पे एटम खत्म नहीं होगा। तो रदरफोर्ड ने इस तरीके से पहला ड्रॉबैक का आंसर दे दिया। समझना यहां पे ध्यान से। अब देखो, अब दूसरी बात उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन रोटेट, तो समझना यहां पे सिंपल, ये मान लो आपका एटम था, इलेक्ट्रॉन रोटेट तो हो रहा है,
न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। अब फिक्स ऑर्बिट में हो रहा है, अब वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट होता था, सिंपल। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स that orbits which has angular momentum, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता था बताओ? एंगुलर मोमेंटम is perfect multiple of h अपॉन 2 पाई, है ना, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सिंपल, मतलब यहां पे यदि मैं लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से भी लिखता हूं, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे n क्या, सिंपल नंबर है, n इक्वल टू 1 k सेल, n इक्वल टू 2 l सेल, n इक्वल टू 3 m सेल, है ना, n इक्वल टू 4 n सेल। इस तरीके से आपके सिंपल यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ऑर्बिट्स लिखे हुए हैं। सिंपल है यहाँ पे ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं तो एम बी आर एंगुलर मोमेंटम क्या, इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ये बात क्लियर? तो इस तरीके से, तो अब एक बात क्लियर हुई, इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है, और इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में ही रोटेट करेगा जहां पे सिंपल एंगुलर मोमेंटम इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे h अपॉन 2 पाई, यदि आप कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं अच्छी सी, तो वहां पे इसका मतलब h क्रॉस भी होता है, ठीक है, वहां पे h क्रॉस लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, h क्रॉस का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, ये तो सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा, सर ध्यान समझना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, अब उन्होंने क्या किया, एक बात और की, अब जब इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये प्रोटॉन है, तो ये अपोजिट चार्जेस है, और अपोजिट चार्जेस क्या करते थे, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे, और जब अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे तो गिर जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या दिया, देखो बॉर साहब ने इसका आंसर दिया सिंपल, उन्होंने बोला जो अट्रैक्ट फोर्स कर रहा है, अट्रैक्ट मतलब जो जब आप सिंपल सा, जैसे आप मान लो साइकिल चला रहे हो और आप जब गोलंबर होता है ना, गोला, आप उसको गोल गोल घूमते हो, तो वहां पे 2 फोर्स लगते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन, या जब आप रोटेशन की बात करो, सर्कुलर मोशन की बात करोगे, तो वहां पे 2 क्या लगते हैं, मोशन लगते हैं। तो यहां पे सिंपल जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पे, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो जो फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा, क्या लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर, तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स तो अवे फ्रॉम द क्या लगेगा, सेंटर लगेगा, उसे बोलते हैं हम सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बैलेंस रहता है, इसलिए वो क्या नहीं आता, न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरता, फॉल नहीं होता। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरा था, यदि याद हो, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो समझना यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था। देखो जैसे मान लो आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इस तरीके से हमने 2 ऑर्बिट्स बनाए हैं, ठीक है, 2 ऑर्बिट्स बनाए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब रोटेट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है, एनर्जी लेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन आपको पता है, जैसे आप हो, आपको हम यदि बंद कमरे में बंद कर देते तो आपको घूमने का मन करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी क्या है, घूमने का मन है, बाहर जाने का मन है, तब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है एनर्जी किसके फॉर्म में आ रही है, पैकेट के फॉर्म में आ रही है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जैसे इसने एनर्जी ली, तो ये क्या गया, बोलो, ये लोअर ऑर्बिट से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, वो भी कितने टाइम के लिए आया,
10⁻⁻8 सेकेंड के लिए आ गया। ठीक है, अब देखो इतना ही परमिट मिलता है इसको बीजा। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब लेके ऊपर नीचे से ऊपर गया, ठीक, ग्राउंड स्टेट से। तो सिंपल सी बात समझना। अब जब ये ऊपर से नीचे आता है तो इसमें मान लो एनर्जी इसने E1 लिया था, ठीक है, एनर्जी फोटोन। अब देखो जब ऊपर से नीचे आएगा तो अब ये क्या करेगा, अब एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, जब एमिट करेगा तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इमिट कर रहा है एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी को इमिट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे आपको पता है एक फोटोग्राफर होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन का भी मन होता है तो फोटो तो खींचेगा वो, सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, फोटो क्लिक कर लेता है और आपको स्पेक्ट्रम मिल जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? विबग्योर होता है, सिंपल। क्या बोलते हैं? विबग्योर। अभी हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, तो इतना ध्यान समझना। तो यहां भी इन्होंने इसी तरीके से काम किया। अब देखो क्या हुआ, सिंपल। तो जब एनर्जी इन्होंने E1 एब्जॉर्ब की थी और मान लो E2 एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम मान लो लिखते हैं यहां पे चेंज इन एनर्जी डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या आएगा बोलो? चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1। ध्यान समझना। अच्छा मान लो इसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, यदि हम मान है तो यहां पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू। बोलो, ये लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना, सिंपल। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पैकेट के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज की तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज हुई। ये इन्होंने बता दिया। अब इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। समझ ना। फिर आएंगी आपकी लाइमन सीरीज, बार्मन सीरीज, इस तरह पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मोमेंटम, हमने हर एक बात यहां पे कैलकुलेट कर ली, हर एक बात, है ना, रेडियस, सब कुछ पता लग गया मैं। अब हम समझते हैं, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। यदि आप देखोगे तो सिंपल पोस्टुलेट देख रहे हैं, यहां पे लिखे हुए भी हैं, आप देखेंगे। पहला लिखा हुआ द एटम हैज अ सेंट्रल मैसिव कोर न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हमने पहले बताया था, जो आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके क्या होता है बोलो? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमने इससे पहले के लेक्चर में बताया भी था आपको, ठीक है। अच्छा अब देखो, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। बोलो क्या होता है? वेरी स्मॉल। ध्यान समझना इस चीज को। अच्छा अब देखो दूसरा, वेरी स्मॉल होता है ना, देखो आप सिंपल कहां रखा रहता है? न्यूक्लियस के सेंटर पे ही तो एटम के सेंटर पे ही तो रखा रहता है न्यूक्लियस, इस तरीके से। दूसरा लिखा है द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट। सर्टेन फिक्स ऑर्बिट में करेंगे। सच ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते थे हम? स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते थे, या उन्हीं को बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग या स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, ये बात तो क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना इस तरीके से। देखो भाई ये न्यूक्लियस रखा हुआ सेंटर पे और यहाँ पे चारों क्या रोटेट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपके रोटेट कर रहे हैं। ये बात क्लियर आपको? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो बात बताई थी, देखो लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल, हमने बताया भी था, यदि मैंने बोला था अट्रैक्शन जो फोर्स था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो किसके बराबर था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपल ये होता है कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सिंपल अवे फ्रॉम द सेंटर। जब अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा तो उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो फिर हमने बताया था यहां पे सिंपल नेक्स्ट बात, एक एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज परमिसिव ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये मैंने ही बताया था सिंपल, क्या बताया था? mvr इक्वल टू NH/2π।
और यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, सिंपल n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो m था वो क्या था, सिंपल m था यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और b क्या था यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल देखो r क्या है, r आपका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, या हम ऐसे बोल सकते रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखो रेडियस तो चेंज होती जाएगी ना, आप ये देखोगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, आप सिंपल देखो डायग्राम 1 2 3, k के लिए अलग रेडियस होगी, l के लिए अलग होगी, m के लिए अलग होगी, n के लिए अलग होगी, ठीक है। सभी के लिए क्या हो रही है, आपकी सिंपल रेडियस डिफरेंट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो हमने जैसा कि बताया था, याद हो आपको क्या बताया था, सिंपल इलेक्ट्रॉन क्या लिया, एनर्जी लिया। देखो जैसे एनर्जी लिया, अब ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। देखो कितने टाइम के लिए जा रहा था सिंपल इलेक्ट्रॉन, आपको पता है रोम करने के लिए, इसको बोलते हैं फॉरेन ऑर्बिट। यदि आउटर ऑर्बिट वाली जहां पे जा रहा है उसको बोलते हैं फॉरेन। जैसे आप घूमने जाते हो, यहां से मान लो आप अमेरिका गए, अमेरिका की किसी सिटी में घूमने गए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब आप किसी सिटी में घूमने जाओगे सिंपल, तो वहां पे आपको वर्क परमिट लगेगा, जो वीजा मिलेगा, तो वीजा आपको 1 मंथ का या 2 मंथ का, जितने भी टाइम का लोगे, या 2 साल का, उतने टाइम रह सकते हो, उसके बाद तो आपको लौट के आना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, ये भी 10⁻⁸ सेकेंड के लिए जाता है, ठीक है। अब देखो जब ये लौट के आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। देखो पहले जब ऊपर गया तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, और जब नीचे आया तो एनर्जी को एमिट कर दिया। इस तरीके से आप देख रहे हो दौड़ते हुए आ रहा है, इस तरीके से, है ना। अब देखो इस तरीके से हमने क्या बताया था, परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h/2π के बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल, आप n की वैल्यू आपने जैसे मान लो मैंने बताया था NH/2π बताया था, ठीक है। हम n की वैल्यू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा h/2π, n की वैल्यू 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 2h/2π मतलब h/π, ठीक है। इस तरीके 3h/2π, 4h/2π, इस तरीके से चलता जाएगा। तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, जिससे एंगुलर मोमेंटम क्या है, इज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ h/2π। इस तरीके से देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अभी हम उसी की बात कर रहे थे, सिंपल जब इलेक्ट्रॉन क्या किया था उसने, देखो एब्जॉर्ब किया था, क्या इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, तो उससे कौन सा स्पेक्ट्रम मिला था, एब्जॉर्प्शन। कौन सा मिला था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं एब्जॉर्प्शन, सिंपल आप यहां पे दी निकालोगे भी, आपकी एच न्यू उसने एनर्जी को मान लो एब्जॉर्ब किया है। अब देखो अब जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, तो क्या होगा बोलो, एनर्जी को इमिट करेगा। तो सिंपल जो चेंज इन एनर्जी आती है वो कितनी आती है, डेल्टा ई, वो आपकी आती है एच न्यू, ठीक है, ये सिंपल आता है। आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ भी है, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द एटम टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। देखो एनर्जी कांस्टेंट सभी की, ऐसा नहीं है आपकी कोई भी सेल हो K, L, M, N, इस तरीके, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इन्हीं की एनर्जी क्या नहीं है, सेम नहीं भाई, एनर्जी कांस्टेंट है सभी की, फिक्स ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन भी उसी ऑर्बिट में जाएगा जिसकी एनर्जी कांस्टेंट है, बनना नहीं जाएगा भाई, पहले ही वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जा रहा है, सिंपल सी बात है, घूमने जा रहा है, वो टेंशन नहीं पाल रहा है कि नहीं यार वहां पे ऐसा होगा, नहीं टेंशन नहीं पालेगा कोई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ भी है, यदि हम सिंपल यहाँ पे डिफरेंस निकालते तो कितना आया बोलो, डेल्टा E इक्वल टू एच न्यू, और आपको फ्रिक्वेंसी पता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है C/λ, ठीक है। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सिंपल लिख सकते हो SC/λ। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो रदरफोर्ड ने दोनों, सॉरी बोहर्स मॉडल ने, बोहर्स साहब ने दोनों चीजें क्लियर कर दी, रदरफोर्ड के जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको एक्सप्लेन कर दिया, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, और दूसरा उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया, मतलब हर एक चीज रेडियस से लेके वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, हर एक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, जैसे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाए,
ठीक है ना। ये और इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको आगे जाके अपन पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी बोर्स मॉडल, तो आप टेंशन ना लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बोहर्स थ्योरी। देखो देखा जाए तो बोहर ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया था, बोहर ने आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम उन्हीं चीज़ों के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस थे बोहर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो बोहर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम एडवांटेजेस देखें तो सबसे पहला एडवांटेज यही था कि उन्होंने साइज ऑफ द एटम को एक्सप्लेन कर दिया था। देखो लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बोहर्स की थ्योरी थी एक्चुअली में वो जो वैलिड थी ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। वो बात अलग है कि आगे चल कर क्या हुआ कि उसको जनरलाइज कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो बोहर्स की थ्योरी है वो सिंपल आपकी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही थी। अब ध्यान से समझना, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिंपल रेडियस की बात कर रहे थे, तो रेडियस ऑफ एन एटम क्या होती है? सिंपल न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब एक बात आना, अब आप एक बात समझो, यहाँ पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 आपका क्या था? सिंपल देखोगे n इक्वल टू 1 के लिए k सेल, n इक्वल टू 2 के लिए l सेल, है ना, n इक्वल टू 3 के लिए m सेल और n इक्वल टू 4 के लिए आपका n सेल था। ठीक है, यही था सिंपल। अब आपको एक बात पता है यहाँ पे सिंपल कि यदि आप न्यूक्लियस से k सेल की डिस्टेंस अलग होगी, है ना, और आपकी l सेल की अलग होगी, m सेल की अलग होगी और आपके n सेल की अलग होगी, ये डिस्टेंसेस क्या होंगी? अलग अलग होंगी, रेडियस भी अलग होगी। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बोहर्स थ्योरी सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पीसीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमने बताया था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, Li2+। ठीक है, देखो लिथियम 2+ क्यों बोला इसने? 2+ इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया इन्होंने? लॉस कर दिया सिंपल। ठीक है, तो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बचा आपका, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस, Li2+ ETC। अब हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। तो कैलकुलेशन ऑफ बोहर्स रेडियस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल इस तरीके से आपकी रेडियस का वो रिलेशन आता है। किस तरीके से? जो R इक्वल टू आता है सिंपल आपका h² अपॉन 4π² m² और k। ठीक है, ये हो गया सिंपल। ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? n²/z, ये आता है रिलेशन। अच्छा, अब n क्या है यहाँ पे? n यहाँ पे सिंपल ऑर्बिट नंबर है, z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। आप यदि हाइड्रोजन का निकालेंगे तो z की वैल्यू 1 रख देंगे। आप सिंपल यदि किसका, आप लिथियम का निकालें तो z की वैल्यू 3 रख देंगे। आप हीलियम का निकालेंगे z की वैल्यू 2 रख देंगे। सिंपल वो एटॉमिक नंबर है। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे ये सारे जो कांस्टेंट देखा जाए तो h भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है और K भी आपका कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है? जो वैल्यू आती है वो सिंपल आपकी इस तरीके से आती है, आप देख सकते हैं। देखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n² अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इतना आ गया। अच्छा, ये आ गया। अब एक बात बताना आप यहाँ पे, यदि हमें हाइड्रोजन एटम का क्या बताना है? सिंपल साइज बताना, रेडियस बताना, तो कैसे निकालो? देखो RH, z की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? सिंपल 1 होती है। यदि हम हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो हम z की वैल्यू आपको बुक्स में बहुत सी जगह लिखी भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको z की वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो z की वैल्यू 1 रख दी। जब z की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल यहाँ पे n² अपॉन 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, n की वैल्यू भी क्या फर्स्ट ऑर्बिट है, तो सिंपल मैं यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या रख देता हूँ? 1 रख देता हूँ। एक ही ऑर्बिट होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन है आपका, एक न्यूक्लियस, ये सिंपल हाइड्रोजन एटम, एक ऑर्बिट है। तो सिंपल यहाँ भी हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो जो साइज आता है वो आता 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि वो सारी वैल्यू कांस्टेंट थी। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है। आपको इस तरीके से क्या निकालना? साइज ऑफ द एटम या रेडियस ऑफ द एटम निकाल लोगे। हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो सिंपल आप RH कर दोगे इस तरीके से। तो मैं उस रिलेशन पे बात कर लेता हूं, थोड़े से टर्म्स की बात कर लेता हूं। ये रिलेशन कहां से आया है? तो हमने क्या लिखा था? H क्या है आपका? सिंपल H आपका है प्लांक कांस्टेंट। क्या था वहां पे? H जो था वो आपका प्लांक कांस्टेंट था।
ठीक है, समझ लेना यहाँ पे ध्यान से। एच जो था प्लांक कांस्टेंट था, ठीक है। अच्छा जो जेड था, देखो समझ लो, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ, एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो ही गया, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, और ई क्या है यहाँ पे, सिंपल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या है यहाँ पे, कूलम है ना, कूलम जो आता है ना 1/4πε0, सिंपल सा वही है आपका, तो लिख सकते हो आप कूलम्बिक कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये वैल्यू 0.5, जब हमने सारी वैल्यूज डाल दी यहाँ पे तो क्या आ गई 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो बस हमने इसको सिंपल लिख लिया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। आप देखेंगे एनसीईआरटी में इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है Bn इक्वल टू, ये आता है 2πe² ZK/NH। तो देखो यहां भी देखा जाए तो हमने क्या लिख दिया, ZE²/mr 1/2, पावर क्या लिख दिया 1/2, ये क्या आई वेलोसिटी n की वैल्यू आई। अच्छा अब आपको सिंपल, आपको पता ना ये वेलोसिटी की आ गई, तो अब आपको एक रिलेशन पता है mvr इक्वल टू NH/2π, वहीं से ये रिलेशन आया, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा जब हमने ये वैल्यू रखी, अब यहाँ पे क्या है आपका 2π भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, जब हमने वैल्यू रखा तो आपकी जो वेलोसिटी निकल के आई वो आई सिंपल आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो वेलोसिटी निकल के आई ऑफ ऑर्बिट की 2.188 इंटू ये आ गया आपका 10⁸ डिवाइड बाई n, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू 1 होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमने 1 रख दी, सिंपल ये रिलेशन आ गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो जैसे हम बात करें एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में किसकी एनर्जी, वो भी इलेक्ट्रॉन की, याद रखना किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये आती है सिंपल आपकी माइनस, ध्यान समझना कितनी आएगी, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई Z²/n², ठीक है, ये हो गया। और यहां पे आती है जूल पर एटम में ये एनर्जी आ जाती है, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर आपको जूल पर मोल में निकालना हो तो जूल पर मोल में निकालोगे तो ये आएगी आपकी एनर्जी सिंपल -1.312, ठीक है, इंटू ये आएगा -1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे Z²/n², इस तरीके से। या फिर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए, तो ध्यान से रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा तो अब आप करेंगे -13.6 Z²/n², ठीक है, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, वोल्ट पर एटम, इस बात को ध्यान। तो ये एनर्जी के कुछ टर्म्स हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, -18 होता है, ठीक है, Z²/n², ये -18 होता है। तो ये एनर्जी के कुछ टर्म्स हैं। यदि आपको एनर्जी किस में दी जाएगी, आपको जूल पर एटम में दी जाएगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पर मोल में दिया जाए जूल पर मोल में तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इतना आसान, क्वेश्चंस आसान आते हैं, अभी अपन सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा, आप एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशंस देखें तब आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन इस पर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल एविडेंस फॉर क्वांटाइजेशन, या हम ऐसा बात करें, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब पूछा जाए सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो स्पेक्ट्रम उसे बोलते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें क्या होता है, जैसे प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हमने मान लो व्हाइट लाइट इस पर गिराई, फॉल कराई, तो क्या हुआ, ये प्रिज्म कितने कलर में चेंज कर देगा व्हाइट लाइट को,
7 कलर्स में चेंज कर देगा। मतलब सिंपल आपको 7 कलर्स मिलेंगे यहाँ पे विबग्योर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, बोलो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्या है, देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, यदि बात करा जाए तो लिखा हुआ व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ आर एनालाइज थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है ना। किसके एनालाइज की जाए, पर्टिकुलर वेवलेंथ थ्रू अ प्रिज्म ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द इंप्रेशन प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो इंप्रेशन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे विबग्योर टाइप से, उसे क्या बोल रहे हैं हम, सिंपल क्या बोल रहे थे, बोलो स्पेक्ट्रम बोल रहे थे। इस तरीके से आप देख सकते हो, देखो ये इंप्रेशन आपको मिल रहा है तो इसे क्या बोल रहे हैं, सिंपल बोलो इसी को हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम। आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखो, अब दो टाइप के स्पेक्ट्रम बनते हैं, यहां समझना, एक इमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा तब बनेगा जब रेडिएशन को क्या करेगा, वो बोलो इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। तो रेडिएशन को जब इमिट करेगा, इमिट, तो बनेगा आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। और जब रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, आप समझ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिंपल जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एमिशन सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लिखा हुआ अभी आप देख सकते हैं, जब इट इज फॉर्म बाय इमिटेड रेडिएशन, उससे क्या एमिशन स्पेक्ट्रम बोले, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बोले, इट इज फॉर्म बाय एब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है। दोनों हमने रेडिएशन की बात कर ली। अब देखो, तो मैंने ये भी आपको दिखा दिया है। अब देखो, अब बात आ रही है सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता कैसे, क्या होता है एक्चुअली, जो इमिशन हो रहा होता है, जो भी इमिशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, जो भी इमिशन हो रहा है वो आपका विजुअल रीजन में होता है, ठीक है ना। और विजुअल रीजन में होता है तो हम उसी को, जो विजुअल रीजन में होता है वो रीजन कहां से कहां तक होता है, वो होता है आपका सिंपल 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे आपने मान लो हाइड्रोजन गैस को भरा, ठीक है, अब आपने एनर्जी दिया तो क्या हो गया, तो वो जो हाइड्रोजन थे वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। जब स्प्लिट होंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में होती है, सिंपल आपकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में आई, तो अब जब एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जब एनर्जी रिलीज करेंगे, जब एनर्जी को रिलीज करेंगे उस टाइम, उसी को हम बोलते हैं सिंपल इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो सिंपल आपका कौन सा है, वो आपका इमिशन स्पेक्ट्रा दे रहा है। कौन सा दे रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रा, समझना, मतलब एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, रिलीज हो रही है। कब, जब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में, टॉप टू बॉटम आ रहा है, सिंपल ऐसे समझ सकते हो, आउटर ऑर्बिट से लोअर इनर ऑर्बिट में आ रहा है, तब उसको बोल रहे हैं हम सिंपल क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इन एक्साइटेड स्टेट। देखो जैसे हाइड्रोजन गैस क्या हुई, एक्साइटेड स्टेट में हुई, तो बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर, हमने क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर दिया एट लो प्रेशर पे, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया, वैसे ही क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो गए इनटू एटम्स में। हमने बताया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसमें हो गए, स्प्लिट हो गए। ये हमने सिंपल एनर्जी दी, एनर्जी तो हाइड्रोजन क्या हो गए, ब्रेक, स्प्लिट, जो H2 था वो हाइड्रोजन एटम में ब्रेकअप हो गए। अब क्या हुआ है ना, अब क्या हुआ, जैसे स्प्लिट हुए एटम्स में एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसमें एक्साइट हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या थे, देखो सिंपल इस तरीके से है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके सिंपल एक्साइटेड थे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब वो जब टॉप टू नीचे आए तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, रेडिएशन को इमिट किया, और वो किस रीजन में आया, वो उस रीजन, वो आया विजुअल रीजन में। विजुअल रीजन में आया मतलब क्या बना, स्पेक्ट्रा बना, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ है विद इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच व्हेन पास थ्रू प्रिज्म, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, सिंपल उस इमिशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने कहां से पास करा दिया, बोलो प्रिज्म से पास करा दिया। तो हमें क्या मिल गया, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रल कब मिल गए हैं, ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइन इज ऑब्जर्व। सिंपल हमें क्या मिल गया, वहां पे स्पेक्ट्रा आपका मिल गया है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं,
ठीक है। तो सिंपल यदि पूरी थ्योरी की हम बात समझें तो सिंपल जो हाइड्रोजन गैस थी हमने उससे क्या पास करा, एनर्जी को दिया। जैसे एनर्जी को दिया तो सिंपल वो किस में ब्रेकअप हो गए, वो हाइड्रोजन एटम में ब्रेकअप हो गया। और जैसे ही हाइड्रोजन एटम में ब्रेकअप हुआ अब वो इलेक्ट्रॉन क्या थे उनके, सिंपल एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो सिंपल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बोलो इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एग्जाम्पल है वो किसका है, इमिशन स्पेक्ट्रम का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे यदि बात की जाए पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस की बात की जाए बाय ए सैंपल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वो कितनी होती है nth ऑर्बिट के लिए, किसके लिए, nth ऑर्बिट के लिए। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सिंपल क्या नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस की बात करें तो वो होती हैं n-1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, आप समझना यहां पे ध्यान से। अब यहां पे एक बात ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है, समझो। अब इसी के बाद सीरीज मिली हमें, सिंपल डिफरेंट लाइंस मिली, है ना। और जैसे लाइमन सीरीज मिली, बार्मर सीरीज मिली, पास्चन सीरीज मिली, फुंड सीरीज मिली, ये सारी सीरीज हमें मिली। अभी हम यहाँ पे सिंपल सी एक बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पे क्या, ये भी आपको स्पेक्ट्रम ही मिल रहा है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आपको ये हाइड्रोजन लिखा, ये सोडियम लिखा, कैल्शियम लिखा, है ना, तो आप इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इनकी बात कर रहे थे, क्या बोल रहा है, आप समझना। यहाँ पे ये सीरीज मिल रही है आपको डिफरेंट, है ना, डिफरेंट सीरीज मिल रही है, तो इनको समझते हैं। तो एक लाइमन सीरीज मिल रही है, बार्मर सीरीज मिल रही है, पास्चन सीरीज मिल रही है, ब्रैकेट सीरीज मिल रही है, फुंड सीरीज मिल रही है, ये मिल रहे हैं सिंपल। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान समझना। अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे, लाइमन सीरीज कब मिलेगा, बार्मर सीरीज कब मिलेगा, पास्चन सीरीज कब मिलेगा, ब्रैकेट सीरीज कब मिलेगा, फुंड सीरीज कब मिलेगा। तो देखो लाइमन सीरीज की जब बात की जाती है तो लाइमन सीरीज हम उसे बोलते हैं जब इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो सिंपल जो सीरीज मिलेगी वो हमें कौन सी मिलेगी, लाइमन सीरीज मिलेगी। कौन सी मिलेगी, लाइमन सीरीज। समझना ध्यान से। अब इन्फिनिटी मतलब आपका मतलब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए, थर्ड में से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से फर्स्ट में आए, सिक्स से फर्स्ट में आए, किसी भी ऑर्बिट से आए, किसी भी, है ना। तो वो लेकिन किस में आएगी, फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगी यदि इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल जो सीरीज मिलेगी आपको लाइमन सीरीज मिलेगी। और इस सीरीज की एक बात और बता देती, जो ये आता है ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, यूवी रेज, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किसमें आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। अब दूसरी बात आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज किसे बोलते हैं, इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, कहाँ आएगा, इन्फिनिटी से जब सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो इस सीरीज का नाम होता है बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अब ध्यान से यहां भी समझो, देखो इन्फिनिटी सेकेंड में आ गया, ये जो रीजन में आता है ये आता है विजुअल रीजन में। किसमें आता है, विजुअल रीजन। और विजुअल रीजन जो होता है आपका वो सिंपल 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब देखो तीसरा पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज कब आएगा, ये आएगा आपका इन्फिनिटी से जब थर्ड ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ आएगा, थर्ड ऑर्बिट। देखो इन्फिनिटी मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक n1 होगा, एक n2 होगा। n1 मतलब आपकी n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फिक्स होगी। n1 की वैल्यू जैसे मान लो इसके लिए 3 होगी, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू इसके लिए 2 होगी, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल आपकी 1 होगी। समझना n1 n2 क्या है। n1 तो ये है कि यहां से जिस ऑर्बिट पे आ रहा है थर्ड ऑर्बिट पे आ गए। अच्छा n2 की वैल्यू क्या होगी, अब इसके लिए यदि आप n2 की वैल्यू लिखोगे तो सिंपल आपकी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी बोलो, 4 5 6 7 इस तरीके से आएगी, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी, किसी से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम ब्रैकेट सीरीज बोले, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज उसे बोलते हैं जब इन्फिनिटी से किसमें आए, इन्फिनिटी से फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ध्यान समझना। और जब इन्फिनिटी से फिफ्थ ऑर्बिट में आता है तो उसे बोलते हैं फुंड सीरीज। देखो जो ये आती पास्चन, ब्रैकेट, ये सब आती हैं आपकी इंफ्रारेड रीजन में। एक इंफ्रारेड रीजन होता है, एक फार इंफ्रारेड रीजन होता है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं इंफ्रारेड के, तो सिंपली इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। और इसके बाद जो आपका ब्रैकेट और फुंड है ये फार इंफ्रारेड रीजन में आती है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब देखो हम चलते हैं, समझते हैं अच्छे से डिटेल में
तो यहाँ पे एक एक सीरीज को समझते हैं अच्छे से। अभी तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला आता है, समझो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आता है वेव नंबर का, मैथमेटिकली देखते हैं तो वो आता है सिंपल आपका न्यू बार। वेव नंबर सी से न्यू बार क्या होता है 1 बाई लैम्डा, ये आता है आर जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये आता है 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये आप सारे जो भी मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, आप जब अच्छे हायर कंपटीशन की तैयारी करते हैं नीट और जेई में, तो वहाँ पे आपको इसके डेरिवेशंस भी मिलते हैं। ये आप फिजिक्स में जब क्लास 12th में आएंगे, जब आप इस केमिस्ट्री को दोबारा से पढ़ेंगे पूरा, तब आपको वहाँ भी इसके डेरिवेशंस मिल जाएंगे बहुत डिटेल में। अभी आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो। अब यहाँ पे क्या होता है ध्यान समझना, जो जेड है, जेड तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, क्या है जेड यहाँ पे जो है वो सिंपल एटॉमिक नंबर है। मान लो हाइड्रोजन के लिए करोगे तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो देख सकते हो ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर होता है, आर बोलते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट, आर को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है बच्चा कितनी, ये होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान समझना, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से भी आप लिखते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे सिंपल हमने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, देखो मैंने पहले बताया था, यदि n2 की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है, यदि हम लाइमन सीरीज लिखते हैं इसके लिए न्यू बार इक्वल टू, तो क्या आएगा फॉर लाइमन, ठीक है, तो क्या होगा 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा मतलब आर जेड स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो आता है 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। अब n2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो n2 की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन, देखो आपको पता है लाइमन सीरीज क्या होती है, लाइमन सीरीज हम उसे बोलते हैं इन्फिनिटी से जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तब उसे हम लाइमन सीरीज बोलेंगे। तो सिंपल n2 की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है आपकी, देखो क्या 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 2 से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आ सकता है, 3 से भी फर्स्ट पे आ सकता है, 4 से भी फर्स्ट पे आ सकता है, 5 से भी फर्स्ट पे आ सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं बार्मर सीरीज, तो बार्मर सीरीज की बात की जाए तो अब आप यहां पे सिंपल समझ सकते हैं न्यू बार इक्वल टू क्या आएगा, देखो फॉर बार्मर, ध्यान समझना, फॉर बार्मर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। फॉर बार्मर, ठीक है, बार्मर सीरीज के लिए क्या होगा, ये होगा सिंपल न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। अच्छा, अब n2 का स्क्वायर जब कर रहे हो तो मतलब n1 की वैल्यू तो 2 हो गई, क्योंकि इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट पे आएगा। अब n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपल n2 की वैल्यू हो सकती है आपकी 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप आप क्लियर हो रहा हो। और जो बार्मर सीरीज होती थी, यदि याद हो आपको, मैंने यही बताई थी, ये सीरीज आती है आपकी सिंपल किसमें, विजुअल रीजन में। किसमें आती है, विजुअल रीजन में आती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पास्सन सीरीज। तो पास्सन सीरीज की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है क्या आता है, यदि हम पास्सन सीरीज लिखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझो अच्छे से, ये चीजें बहुत डिटेल में समझनी है आपको, है ना। तो पास्सन सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आएगा, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इन्फिनिटी से कहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट में आएगा। मतलब n1 की वैल्यू क्या हो गई, आर जेड स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे आप लिख सकते हो n2 की वैल्यू सिंपल क्या, बोलो इन्फिनिटी है, मतलब 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट सीरीज की। नेक्स्ट है आपकी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहीं पे देख सकते हैं न्यू आर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो हमने
N1 की वैल्यू क्या रखी 4, अच्छा N2 की वैल्यू इन्फिनिटी से फोर्थ ऑर्बिट में आएगा तो क्या बोलेंगे हम उसे ब्रैकेट सीरीज, मतलब यहाँ पे N2 की वैल्यू हो जाएगी 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ऐसी फुंड सीरीज में क्या होगा, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, मतलब ये आ जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे सिंपल 5, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा और फिफ्थ ऑर्बिट में आएगी तो N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू क्या होगी 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये सीरीज भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे फेल्योर ऑफ किसकी, बोहर्स मॉडल की, क्या क्या फेल्योर्स थे। तो ये तो इन्होंने सिंपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से डिटेल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल फेल्योर ऑफ बोहर्स मॉडल। तो देखो, यदि फेल्योर्स की बात करें तो पहला यही था कि ये जो एक्सप्लेन कर पाए, ये एक्सप्लेन कर पाए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, इसके लिए एक्सप्लेन कर पाए। ये मतलब डबल या मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या नहीं था, आपका वैलिड नहीं था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए फेल हो गए, तो इसके लिए बाद में थ्योरी आई, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ अभी है यहाँ पे, बोहर्स थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन प्रिडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए मल्टी इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम की बात करें, Li2+ को कर दिया, लेकिन आपका लिथियम के लिए नहीं, है ना, आपका हीलियम के लिए नहीं, ठीक है, मत सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिट, सिंपल, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये भी थ्योरी इनकी क्या हुई, गलत हो गई, है ना, मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा तीसरा जो इंपॉर्टेंट था इनका, एक तो ये जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक स्टार्क्स इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क नहीं कि भाई वो सुन रहे हो आयरन मैन मूवी देखे हो, वो बोले सर टोनी स्टार्क वाला, नहीं भाई नहीं, टोनी स्टार्क वाला नहीं बच्चा। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल समझा जाए तो जो लिखा हुआ अभी, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक, है ना, फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जीमेंस इफेक्ट, अच्छा, एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब सिंपल, यदि वहां पे जो आपकी जो थ्योरी एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन जो कर रही थी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही थी, स्प्लिट कर रही थी, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब देखो लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइन वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय द बोहर्स मॉडल, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई होप आपको बोहर्स मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल हमने सारी बातें देखी, रेडियस निकाला, हमने बोहर्स की थ्योरी पढ़ी, हमने पोस्टुलेट पढ़े, फिर हमने उसके बाद फेल्योर की भी बात की, हमने लाइमन बार्मर पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ा। अब हम करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। ये आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द wavelength of light emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to an energy level with n equal to 2। देखो एक बात तो प्रूफ हो रही है, मतलब n equal to 4 से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो n equal to 2 पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये जिस सीरीज में आएगा, ये आएगा आपका सिंपल बार्मर सीरीज में, किसमें आएगा, बाल्मर सीरीज। और जो बाल्मर सीरीज होती है ये सिंपल होती है आपकी किसमें, बोलो, विजुअल रीजन में, विजुअल रीजन। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, ये तो विजुअल रीजन हो गया,
अब देखो, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है, हम बता देते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपको n1 की वैल्यू दे दी गई है 2, यहाँ पे देखा जाए, और n2 की वैल्यू दे दी गई है 4, ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपल जो निकालना है कलर ऑफ रेडियस, मतलब लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, न्यू बार इक्वल टू आपको दिया हुआ है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, सिंपल, अब आप समझ सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। आर की वैल्यू जो कांस्टेंट वो क्या है, मतलब सिंपल है, वो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, यही है, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या है, जेड फॉर हाइड्रोजन एटम 1 होती है, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हो गया। अब देखो वैल्यू डालते हैं सिंपल। अब हम जैसे ही वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या डालेंगे, देखो ये डालते हैं 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, तो देखो आपको न्यू बार यानी 1/λ, सिंपल मैं सीधा 1/λ ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1/λ इक्वल टू ये हो जाएगा R 109677। अच्छा, अब देखो, अब क्या रखें, वैल्यू रखना है, तो वैल्यू क्या, 1/n1 स्क्वायर, मतलब सिंपल 1/n1 स्क्वायर का मतलब n1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल 1/λ इक्वल टू 109677, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे सिंपल, अब लिख सकते हो आप 1/λ इक्वल टू 109677, ये हो जाएगा 64 नीचे, ठीक है, ऊपर हो जाएगा सिंपल, हमने 16 से 64 ले लिया, ये हो जाएगा 16 माइनस 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 1/λ इक्वल टू, ये आ गया 109677 12/64, ठीक है। अब हम क्या करते हैं सिंपल, यहाँ पे ये 1/λ इक्वल टू आया, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा सिंपल आपका 64/109677 इंटू 12, ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है, तो देखो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 64 इसको मैं लिख देता हूँ 1.09 इंटू 10⁵, ठीक है, हमने लिखना भी बताया था, इंटू, अब क्या है यहाँ पे 1.09677 हमने दिखाया था आपको, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने वैल्यू बताई थी, ठीक है, आपकी वैल्यू बताई थी, कहाँ पे गया, एक मिनट, ये आर की वैल्यू क्या थी आपकी 1.096 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा सिंपल, तो ये हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है, तो हम देखो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 8 जा क्यों होगा, 4 6 जा 24, कितना हो गया 4 6 जा 24, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिंपल आपका हो जाएगा लैम्डा, मैं 1.09 को 1.1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, गुस्सा तो नहीं करोगे, तो सिंपल हो जाएगा 16 ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं 1.09 को 1.1 ही लिख लेता हूँ, ठीक है, 1.1 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, ऊपर जाएगा इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान सुनना, तो ये लैम्डा इक्वल टू हो गया, यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा 16/3.3, कितना हो जाएगा 16/3.3 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब हमें इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 16/3.3 था,
इंटू 10⁻⁻5 था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, यदि करते हैं सॉल्व तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 160 डिवाइड 33 इंटू 10⁻⁻5। तो डिवाइड करते हैं, देखो 33 से 160, ठीक है, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स करते हैं। ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12 और एक 13, और ये 5 टाइम्स भी चला जाएगा आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, और ये 5 टाइम्स जाएगा तो कितना जाएगा, देखना, जब 5 टाइम्स जाएगा तो ये जाएगा सिंपल 5 3 जा 15, कैरी आई 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 165 हो जाए, ज़्यादा हो जाए नहीं, 4 टाइम्स ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। तो ध्यान सुनना, तो ये आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 4 टाइम्स जाएगा तो ये बचेगा 10 में से 2 गया 8, और ये बचेगा 6 में से 3 7 5 में से 3 गया 2, ये बचा। अब क्या होगा, सिंपल, अब आप कर सकते हो यहाँ पे, ये तो 4 हो गया, अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है, 0 लगा दो। अब कितनी बार जाएगा, यदि अब ये जाएगा तो 5 6 7, 7 3 21, एक कैरी आई वो 2, 7 3 21 2 23, नहीं 5 बार 8 बार चला जाएगा, 4 8, तो देखो 8 3 24, कैरी आई 2, 8 3 24 2 26, तो ये हो गया, 10 में से 4 गया 6, और ये बचा आपका सिंपल 6, और 7 में 6 गया 1, ये आ गया। अच्छा, अब कितनी बार जाएगा, अब फिर से ये 0 लगाओ, 5 टाइम्स ही जाएगा, तो देखो 4.85 आ गया। यदि आप इसको देखोगे तो ये सिंपल आ गया आपका 4.85। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे, सिंपल लैम्डा इक्वल टू आ गया 4.85 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, यदि आप लिखना चाहो तो ये आप जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू, मैं अलग से आंसर लिख देता हूँ, आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 485 नैनोमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को भी आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, आप 4.85 को भी कन्वर्ट करोगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा सिंपल आपका 485 नैनोमीटर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज मैं इसमें भूल गया बताना, ये चीज मैं बताऊँ, व्हाट इज द कलर ऑफ द रेडिएशन। तो जो लैम्डा आ रहा है ये आता है आपका सिंपल ब्लूइश ग्रीन कलर के रीजन में, तो ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, कौन सी वेवलेंथ पे कौन सा कलर मिलता है याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप याद रखें, ब्लूइश ग्रीन कलर का क्या मिलता है आपको, सिंपल ये लैम्डा मिलता है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द रिडबर्ग इक्वेशन अ स्पेक्ट्रल लाइन करेस्पॉन्ड टू n1 इक्वल टू 3 एंड n2 इक्वल टू 5। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है और n2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिया गया। अब क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है भाई, वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी। पहले अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी निकालना है, हम निकाल लेंगे। वेवलेंथ पहले निकालते हैं। वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा, या इसको लिखते हैं हम RZ² 1 N1 का स्क्वायर माइनस 1 N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या होगा, देखो N1 की वैल्यू क्या है, N1 की 3 है और N2 की 5 है, बस वैल्यू रखनी है। और आपको पता R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। और ये किसके लिए है, आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए। सिंपल आप मान लो यहाँ पे जो Z है, यहाँ पे आप जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपल मान लो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 लैम्डा इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा RZ² मतलब Z की वैल्यू 1 ले लो फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1। ठीक है, और R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है आपकी सिंपल R इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, यही होती है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, सिंपल हम वैल्यू डालनी है। तो आर की वैल्यू गिवन है कितनी है 109677, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 1/n1 स्क्वायर, n1 मतलब सिंपल आपका 3, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे क्या है n2 की वैल्यू 5, तो 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम सिंपल यहाँ पे करते हैं, देखो लैम्डा 1/λ इक्वल टू ये हो जाएगा 109677, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, कितना हो जाएगा ये 1/9 माइनस 1/ कितना 25। हम एक काम करते हैं 25 9 जा कितना होता है 225, तो 1/λ इक्वल टू ये हो जाएगा 109677, और यहाँ पे हो जाएगा 1/9 मतलब ये हो जाएगा 225, ये जाएगा सिंपल 25 टाइम्स 9 25, और 25 9 जा 225, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे 1/λ इक्वल टू हो जाएगा, ये सिंपल हो गया आपका 109677, ऊपर हो गया 25 में से 9 गया, ये बचा सिंपल आपका 16/225, ये बचा। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपल इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं, पहले तो लैम्डा उल्टा कर लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू हो गया आपका जनरली 225 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है, कितना 16 इंटू 109677। अच्छा एक काम करो 109677 है ना, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल 1.09677 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान समझना, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, लैम्डा इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 16 इंटू 1.09, ठीक है, ये लिख दिया 1.09 इंटू 10⁻5, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए एक काम करते हैं, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 225 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे यदि हम डिवाइड करें, यदि ये देखते हैं तो सिंपल 225 16, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका सिंपल 16 बन जाए 16, कितना बचा यहाँ पे बचा आपका सिंपल 22 में से 16 गया, मतलब ये बचा आपका 6 5, ठीक है। 16 3 जा 16 4 जा 64, ये हो गया 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया 14.0 लगाया, फिर भी नहीं बनी बात, फिर से एक 0 लगाया, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपल आपका 16 5 जा, है ना, 16 5 जा 80, कितना आ गया, ठीक है 20, मतलब 14.05 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 14.05, तो हम इसको लिख देते हैं लैम्डा इक्वल टू ये आ गया 14.05 डिवाइड बाई, ठीक है 1.1 कर देता हूँ, 1.09 को 1.1 कर दूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे, इंटू 10⁻5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना, 10⁻5 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक काम करो, ऊपर ले जाने से पहले एक काम कर लो, यहाँ पे इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.05 डिवाइड बाई, ठीक है 11 कर दो, यहाँ पे ऊपर कर दो 10⁻⁴, ये कर दिया, ठीक है। एक मैंने 10 से ले लिया, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 हो गया। अब 14 को डिवाइड कर लेते हैं सिंपल 11 से, है ना, 14.05 को मैं 14 ही लिख दे रहा हूँ सिंपल। तो देखो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 को डिवाइड कर लिया मैंने सिंपल, यहाँ पे 14 ही मान लिया, 11 से डिवाइड किया, तो ये आएगा सिंपल आपका 11 बन जा 11, 3 बचा, ठीक है, फिर से हमने पॉइंट लगाया 0 लगाया, 11 2 जा 22, फिर से 8 बचा, फिर से आ गया 0, 11 7 जा 77, ठीक है, फिर से बचा 3, फिर से आ गया
11 3 बचा 3 0 11 2 या 22 मतलब 1.27 आ गया। कितना आ गया? यदि आप यहाँ पे लिखोगे भी तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1.27 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपका लैम्डा आ गया। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे 2 डेसिमल, एक 3 डेसिमल तक ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 1.272 तक ले लो, ठीक है, क्योंकि अपना आ भी रहा था देखो इस तरीके से। 1 आपका 3 बचा था, फिर से आपका सिंपल जाता 2 टाइम्स तो 1.272 आ जाता इस तरीके से। हमने क्योंकि देखो 14 माना है, 14 मान के सॉल्व कर दिया, 14.05 को 14 मान लिया, इसलिए थोड़ा सा हमारी एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, बट आपका इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाएगा। तो 1.27 ले लिया, मतलब यहाँ पे ये आएगा। यदि आप ओवरऑल इसको लैम्डा लिखोगे तो ये आ जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू 1.272 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे? अब आप यहाँ पे ध्यान सुनना, हमने क्या किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 12.72 इंटू 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे? इसको जब आप नैनोमीटर में लिखोगे तो सिंपल सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो सिंपल ये लैम्डा आ जाएगा आपका 12.1272 नैनोमीटर आपका आ गया है। ये आपका क्या आ गया? लैम्डा आ गया। ध्यान समझना, ये लैम्डा आ गया। अब हमें क्या करना है? सिंपल यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या निकालना था फिर हमें? दूसरा निकालना था फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है आपको पता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी अपॉन लैम्डा बोले तो सिंपल आपका सी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो सी होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और जो लैम्डा होता है वो होता है वेवलेंथ। ठीक है, क्या हो गया? वेवलेंथ। अब देखो, अब आप क्या करोगे? जैसे ही वेवलेंथ दिया जाएगा आपको, ये लैम्डा वेवलेंथ दे दिया, सी आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दिया। अब आप कर सकते हो यहाँ पे सिंपल सी हो गया और लैम्डा हो गया। अब क्या होगा? देखो वैल्यू रखनी है तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है 1272 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू आप लिख सकते हो, यदि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1272 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे ही -9 मीटर करोगे तो बस सॉल्व करना है हमें। सी क्या है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 1272 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, पर ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या होगा, अब हम यहाँ पे न्यू इक्वल टू ले सकते हैं, सिंपल आपको सॉल्व करना है तो ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻17। ठीक है, नीचे कितना बचा? 1272। मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको लिख देता हूँ मैं 1272 में क्या कर रहा हूँ? 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल आपका देखो 3 इंटू 10⁻17 अपॉन 1.272 इंटू 10⁻3, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो सॉरी, न्यू बार नहीं है, न्यू है, सिंपल आपका फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, तो न्यू इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या है? इसको 1.27 को क्या मान सकते हैं? 1.37 को यहाँ पे ऐड कर दो 1, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10⁻3। बस अब हमें क्या करना है? ऊपर जाएगा 10⁻3, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपल, बोलो 3 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 1.3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फिर से 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, आसानी होगी, तो उससे क्या हो जाएगा? न्यू इक्वल टू 30 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 13। बस अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे? अब आप देखो क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है 30 को, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल 13 2 जा 26 4। ठीक है,
और फिर जैसे ही 4 आएगा पॉइंट लगाओ, 0, 13 3 जा आपका हो जाएगा ये सिंपल, 13 3 जा 39, 1 फिर से आपका 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2.3, ये हो जाएगा फिर से 13 7 जा 7 3 जा 21 91 2.37 है ना। कितना आ गया, जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी सिंपल 2.37 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये आपकी क्या आ रही है, सिंपल फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है। इतना क्लियर, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये पूछा था इन टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग, ठीक है। बिलोंग किस लाइन में बिलोंग करेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ आ रही हैं, n2 = 3 से, यदि हम देखें यहाँ पे n2 = 3 से ये कहाँ पे आ रही हैं, सॉरी n2 = 5 से n2 = 3 n1 = 3 पे आ रही हैं। जब इन्फिनिटी से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता था तो सिंपल वो होता था आपका, बोलो बार्मर पासचन सीरीज में। तो कहाँ पे आएगा ये आपका जो आएगा, ये आएगा सिंपल पासचन सीरीज में आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब क्या पूछ रहा था, ये किस रीजन में पड़ेगा, थर्ड क्वेश्चन था इसमें। आप देखोगे तो लिखा हुआ इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन फॉल। तो ये लाइन जो फॉल होती हैं ये सिंपल आपकी इंफ्रारेड, कौन से रेड रीजन में, बोलो इंफ्रारेड रीजन में आएंगी, इंफ्रारेड रीजन में आएंगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा रहा हूँ कि बच्चों को कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो आप देख सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वीडियो को पहले पॉज कर दें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, लंबी 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 गहरी गहरी सांसें लेने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हो जाएंगे आपसे सारे क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखो दिया हुआ है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज, ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है। यदि आपको वेवलेंथ पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक काम करो, तो यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन दी बाल्मर सीरीज 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है, हमें दे दिया गया। तो फर्स्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है, मतलब λ1 आपको दे दिया गया है सिंपल, कितना 6561 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये दे दिया। अब आपको पता है λ2 निकालना हमें, ठीक है, λ2 का निकालना है, तो निकाल लेंगे हम, आसान है बहुत। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट बाल्मर सीरीज कहाँ से कहाँ बनेगी। यदि हम फर्स्ट बाल्मर सीरीज की बात करें तो अब आप बोलेंगे सिंपल, तो देखो n2 की वैल्यू होगी 3 और 3 से किस में आ रहा होगा, ये 2 में आ रहा होगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे सिंपल आप देख सकते हैं, तो ये किस में आएगा, ये आपकी सिंपल फर्स्ट बाल्मर सीरीज होगी 3 2, है ना। तो यहाँ पे आपकी यदि हम वैल्यू रखें न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, यदि हम बात करें न्यू बार इक्वल टू, ये हो गया 1/λ इक्वल टू लिख सकते हो सिंपल, इक्वल टू ये हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, आर की वैल्यू होती है 109677, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। और जेड की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन के लिए मान लो, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 1। अब देखो यहाँ पे जैसे आप करोगे 1/λ इक्वल टू कितना हो जाएगा 109677, और ये वैल्यू रखोगे अब आप, तो आर की वैल्यू रखो 109677, या हम आर की वैल्यू रखें ही क्यों, हम आर की वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है, सॉल्व करनी नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे मान लो आर, हाइड्रोजन भी मत मान लो, आर जेड स्क्वायर मान लो, सिंपल आप आर जेड स्क्वायर मान लो, वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर कितना है 9, ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता लैम्डा की वैल्यू भी दी गई है 1/6561
61 एंगस्ट्रॉम। तो अब क्या होगा यहाँ पे बोलो, अब यहाँ पे सिंपल होगा आर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आर जेड स्क्वायर बोले तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से कितना आएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा 6561 आर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ठीक है, 9 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 1/6561 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/36, ठीक है। ये हो गया सिंपल, इस तरीके से आपने लिख दिया। और जब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यदि बात करें इक्वेशन 2 की बात की जाए यहाँ पे, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, λ2 निकालना है, ठीक है। तो λ2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको सिंपल n1 n2 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। अभी आपने n2 की वैल्यू क्या ली थी, 3 ली थी, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब आप यहाँ पे लोगे सिंपल, देखो इस तरीके से लोगे, आपको n2 की वैल्यू लेनी होगी सिंपल यहाँ पे 4, n1 की वैल्यू 2 ही रहेगी। सेकेंड हो जाएगी स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे मिलेगी सेकेंड बाल्मर सीरीज। तो कैसे लोगे, देखो अब आप यहाँ पे सिंपल न्यू इक्वल टू 1/λ2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, देखो 4 4 जा 16 और ये 4, ये 64 हो गया, ऊपर जाएगा सिंपल 16 माइनस ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, देखो 1/λ2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 12/64, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे देखो 12/64 ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही डिवाइड करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तो देखो क्या आएगा, वो कितना आया था, वो आया था आपका सिंपल 1/6561 डिवाइड बाई, ये कितना आया, देखो ये आया 1/λ2 इक्वल टू, उधर कितना आया था, उधर आप देखोगे तो ये आएगा आर जेड स्क्वायर 5/36, आर जेड स्क्वायर 5/36, ठीक है। ये आया सिंपल आपका 12 आर जेड स्क्वायर 12/64, ठीक है। आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, λ2 डिवाइड बाई 6561, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे 6561 लोगे तो ये हो जाएगा सिंपल आपका λ2 इक्वल टू 6561 ले लिया, हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5/36 इंटू 64/12, ठीक है, ये हो गया। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा λ2 इक्वल टू 5 4 जा 20, 0 कैरी आई 2, है ना, 5 6 जा 5 4 जा 20, 0 कैरी आई 2, 5 6 जा 30, ठीक है, और 2 32 320 डिवाइड बाई 12 6 जा 72 कैरी आई 7, 12 3 जा 36, ठीक है, और 7 36 और 7 हो गया, ये आपका हो जाएगा 36 और 7 43। देखो बच्चा लोग, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ये आप कैलकुलेशन ना देखें, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप इस तरीके से λ2 आपका आ जाएगा 320 डिवाइड बाई 432 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना है 6561, इस तरीके से आप कर लोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, खुद से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो λ2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4860 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आपका एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा, लैम्डा 2 निकल आएगा। तो सिंपल हमने क्या किया था, देखो यदि आप वैल्यू रखते, मजदूरी वाला तरीका अपनाते तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती। आप तो सिंपल केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो गई थी, ये तो मैं सिंपल आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, तो आप कैलकुलेशन इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे सिंपल आंसर भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दी nth बोहर ऑर्बिट इज गिवन बाई, ठीक है, आपको गिवन दे दिया, ई एन की वैल्यू दे दी गई है, कितनी, ये दे दी गई 21.76 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइड बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम, जूल पर एटम में दे दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल बी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन, ठीक है भाई, करते हैं सॉल्व। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सिंपली हाइड्रोजन एटम की दी गई है, जब आप हीलियम के लिए लिखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, एक्चुअली जो एक्सप्रेशन होता है Z²/n² होता है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अपन चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं, डेल्टा ई। तो लॉन्गेस्ट सिंपल देखो, तो डेल्टा ई क्या है आपका, देखो यहाँ पे डेल्टा ई हो जाएगा ई इन्फिनिटी माइनस आपका क्या हो जाए इन्फिनिटी से E3 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है थर्ड ऑर्बिट में, देखो लिखा हुआ है क्या, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है He प्लस का। तो अब आप यहाँ पे सिंपल जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21.76 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n² बोले तो मतलब आप सिंपल ले सकते हो, यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 2 की, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया जूल पर एटम। अब ध्यान समझना, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे आओगे, देखो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा माइनस का 21.76 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, ठीक है, ये आ गया, ये आपकी सिंपल एनर्जी आ गई, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, ये आ गई। अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान समझना, अब आप सिंपल जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया है, देखो ये आप मल्टीप्लाई कर दो पहले 4 से, तो 4 6 जा आपका हो जाएगा 24, कैरी आई 2, 4 7 जा 28 टू 30, कैरी आई 3, 4 1 जा 4 और 3 7 और 4 2 जा 8, तो ये आ गया 87.04 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइड बाई, हमने 9 से डिवाइड कर दिया। तो देखो हम इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपल आपका जो डेल्टा ई आएगा, यहाँ से 9 बन जा 9, ठीक है, सॉरी 9 बन जा 9 और 9 9 जा, ये 9 9 जा 81 होगा, तो सिंपल 9 टाइम से ला गया, 9 9 जा 81, ठीक, कितना बचा, अब बचा आपका 7, ठीक है, सॉरी 6 बचा, पॉइंट लग गया। अब हमने 6 लगाया, 0 लगाया सिंपल आपका, तो जैसे ही 0 लगाया तो 9 5 जा 9 6 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 आ गया, ठीक है। फिर से आपका कितना बचा, ये बचा 6 और 4 फिर आ गया, 9 9 जा 7 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो 9.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल पर एटम में ये क्या आ गई आपकी एनर्जी आ गई। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पे एनर्जी जो आएगी, सॉरी यहाँ पे जूल पर एटम में नहीं आएगी, जूल में एनर्जी आएगी, सिंपल किस में आएगी, आपकी जूल में एनर्जी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी आ जाएगी जूल में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, तो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन होगा। तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस तरीके से निकालोगे, आपको एनर्जी पता लग गई, ठीक है। जब एनर्जी पता लग गई तो आपको पता है, तो सिंपल यहाँ पे जो डेल्टा ई, यदि हम बात करें यहाँ पे डेल्टा ई की बात करें तो ये होता है आपका SC/λ, ठीक है, यही होता है। अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा सिंपल आपका यहाँ से
एच सी अपॉन डेल्टा ई। यहाँ पे एच क्या है, एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, यदि बात की जाए तो जो वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की वो होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और जो आपका सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होती है कितनी, वो होती है आपकी सिंपल 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंपल लैम्डा इक्वल टू, क्या लिख सकते हो बोलो, लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से, हम वैल्यू डाल देते हैं सारी। चेंज इन एनर्जी की वैल्यू आई गई थी आपकी 9.1 है ना, 9 पॉइंट कितना था सिंपल आपका 9.67 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल आई थी। तो देखो जैसे हमने वैल्यू डाली यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू, ये हो गया एच 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और सिंपल चेंज इन एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ई की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, वो होगी आपकी सिंपल यहाँ से 9.67 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये हो गया। अब आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा कैसे आ जाएगा देखो, अब आप कर लेंगे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, कैरी आई 1, 3 6 जा 18 और 1 19, तो 19.8, और ये 10 टू दी पावर -34 है, तो ये बचेगा सिंपल आपका 10 टू दी पावर -34 मतलब 8, मतलब 8 माइनस करोगे तो कितना बचे 10 टू दी पावर -26। ठीक है, 26 बचा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आपका, ध्यान से देखना, अब ये हो जाएगा 9.67 है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा -19, फिर से ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, ये हो गया 19.8 इंटू 10 टू दी पावर -19, मतलब ये बचा 19 मतलब 7, 10 टू दी पावर -7 बचा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल 9.67। एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 9.67 बचा, तो देखो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे सिंपल, तो लैम्डा इक्वल टू जो आएगा आपका वो आएगा 2.04, ठीक है, और 7 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, सिंपल आप कर लेंगे डिवाइड। ठीक है, बहुत आसान डिवाइड है, मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन कर दी, अब तुम्हें इतना तो तुम्हें काम करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, अब जैसे ही आप डिवाइड कर लिया, आप ये आ गया, तो आप सिंपल इसको आप जब नैनोमीटर में लिखने जाएंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा सिंपल आपका 204 है ना 0.7 नैनोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो हमारे कुछ अप्रोक्सीमेशंस हैं, इसलिए हमारी थोड़ी सी जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी, लेकिन बकाया आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इनका 205 आ रहा है 0.5 नैनोमीटर, हमारा 204.7 नैनोमीटर आ रहा है, इतना अंतर और ज़्यादा नहीं, और आंसर बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन लेके ही सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप पॉइंट से उलझने लगे तो फिर आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा, केमिस्ट्री में पहले ही बता दे रहा हूँ। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये बोला रेडियस ऑफ द और फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.85 नैनोमीटर। इसने फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस हमें बता दी। क्या बताइए, जो रेडियस है वो है आपकी सिंपल 0.85 नैनोमीटर। ठीक है, ये दे दिया, चलो ठीक है। अब क्या बोला, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। देखो दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो आप ये मानो कि यदि हम अकॉर्डिंग टू बोहर चलें, अकॉर्डिंग टू बोहर, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, आप यहाँ से ऐसे कर लोगे तो वेलोसिटी आप निकाल लोगे NH/2πmr। आपको यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
आर आपको रेडियस गिवन है ही, ठीक है, और आपको एच की वैल्यू पता है ही, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, और आपको एम की वैल्यू पता है ही, और पाई है ही, एन एच प्लांक कांस्टेंट सब कुछ गिवन है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस वैल्यू डालना, आंसर पा लेना, सिंपल सा। नहीं तो एक मेथड और है, ये तो आपको सिंपल है, आपने भी देखा होगा, एक मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, यदि याद हो, बी एन इक्वल टू क्या था, वो था आपका सिंपल 2.188 इंटू 10 टू दी पावर 8 है ना, ये दिया हुआ है, और ये डिवाइड बाई एन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आपका, किस में था ये था सेंटीमीटर पर सेकेंड में, बस सिंपल, ठीक है, इस तरीके से। जेड की वैल्यू होती है आपको हाइड्रोजन के लिए निकालनी है ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके लिए 4 गिवन है, ठीक है, और एन की वैल्यू 4 गिवन है, तो बी 4 की क्या हो जाएगी सिंपल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.188। अच्छा, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि मीटर की बात की जाए तो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल 2.188 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई एन की वैल्यू 4 रखती। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, जैसे अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सिंपल, देखो कैंसिल आउट नहीं हुआ, आपको क्या करो यहाँ पे एक काम करो, 10 टू दी पावर 6 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल जो B4 की वैल्यू आई वो आ गई 2.188 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइड बाई 4। अब देखो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैसे देखना ध्यान से, 4 5 जा, एक काम करते हैं ना, इस तरीके से क्यों करें, है ना, एक काम करते हैं हम, छोटा सा काम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखना, हम इसमें एक 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 21.88 इंटू 10 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 4। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, 4 5 जा 20, ठीक है, अब कितना आया, सिंपल आपका 1 बचा, ठीक है, 1 8 लगा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा आपका 2 और 8 आया, 4 7 जा 28, तो 5.47 आ गया, कितना आ गया, या आपकी जो 4th ऑर्बिट की वेलोसिटी आई वो आ गई 5.47 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एक तो आप देखो इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा, दूसरा आप इस तरीके से करोगे, आपको सारी वैल्यू दी गई है, आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हमने दोनों मेथड बता दिए, और जो दूसरे वाले सॉल्यूशन की वैल्यू है वो आपको सिंपल यहाँ पे दिया हुआ भी पूरा उसी तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये मैंने सॉल्यूशन आपको अपना वाला भी बता दिया है और दूसरा वाला भी समझा दिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा का सारा आपका बॉर्ड्स मॉडल पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, पूरी थ्योरी अच्छे से कर लिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।